हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 9वीं के गणित भाग 1 का प्रकरण 5.2 के 3 सवाल हल करेंगे। अब देखो यहाँ पर हमारा जो सवाल है वो युगपत समीकरण हल करना हम लोग देखे थे, लेकिन अब जो हमें पढ़ना है वो है युगपत समीकरण पर आधारित शाब्दिक उदाहरण। शाब्दिक उदाहरण मतलब क्या होता है कि तो 5.1 में जैसे तुम्हें समीकरण दिया था और तुमको जो है समीकरण को उसका हल करके तुम लोगों ने चरांकों के गुणांक को समान करके उसको हल किए थे 5.1 के सवाल। लेकिन अब जो तुम्हें सवाल मिलेंगे वो सवाल तुम्हें किस में मिलेंगे? शब्द में, शाब्दिक सवाल, यानी कथन में सवाल रहेगा। सवाल कथन में रहेगा, समीकरण नहीं रहेगा। तो यानी तुम्हें पहले समीकरण बनाना होगा और समीकरण बना के फिर उसको आगे हल करना होगा। अब यहाँ पे देखो कुछ उदाहरण दिया हुआ है, मतलब यहाँ पे कैसे उसको समीकरण बनाना है उसके सोपान दिए उदाहरण के साथ। अब यहाँ पे देखो पहला क्या दिया, उदाहरण क्या दिया, पहले देखते हैं क्या दिया है। दो संख्याओं का योगफल। देखो यहाँ पे बोला दो संख्याओं का योगफल 36 है। पहली संख्या के 8 गुना में से 9 घटाने पर दूसरी संख्या प्राप्त होती है। मतलब तुम्हें क्या बोला है, दो संख्या दी है, उसका योगफल 36 है और उसमें पहली संख्या का 8 गुना में से 9 घटाने पर दूसरी संख्या प्राप्त होती है। तो यानी हमें दूसरी संख्या कैसे मिली? पहली संख्या में से को हम 8 से गुना करेंगे और उसमें से 9 घटाएंगे, लेकिन पहली संख्या क्या हमको पता ही नहीं। तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे माना छोटी संख्या को x और बड़ी संख्या को y। तो जो पहली संख्या वो x हो गई और दूसरी को y। देखो ये सोपान में क्या बोला है, शाब्दिक उदाहरण ध्यान से पढ़कर समझिए, फिर उदाहरण में दी गई जानकारी के आधार पर व्यंजक के लिए चरांक का उपयोग कीजिए। तो जो तुम्हें समीकरण बनाना है उसके लिए तुम्हें चरांक का उपयोग करना। तुम कौन से चरांक में समीकरण बना रहे हो? अगर तुम्हें प्रश्न में दिया होगा कि इसी चरांक में बनाना है, चाहे एक्स वाई बोला हो या ए बी बोला हो या एम एन बोला, तो अगर दिया होगा तो उसी चरांक में बनाना। लेकिन अगर नहीं दिया है तो तुम किसी भी चरांक का उपयोग कर सकते हो, लेकिन अधिकतर हम चरांक में एक्स और वाई का उपयोग करते हैं। इसके लिए यहाँ पे देखो एक्स और वाई चरांक का उपयोग किया गया है। फिर क्या बोला है, दोनों संख्याओं का योगफल 36 है। प्रश्न में यही था ना। तो देखो चरांक का उपयोग कर कथन जो है, कथन को गणितीय भाषा में लिखिए। क्या बोला, दोनों संख्याओं का योगफल 36 यानी x + y = 36। दो संख्या है ना, वो दोनों का योगफल, योगफल यानी प्लस। तो ये हमारा पहला समीकरण बना। फिर दूसरा क्या बोला है, छोटी संख्या का 8 गुना। छोटी संख्या का 8 गुना मतलब 8x और उसमें से 9 कम, यानी 8x - 9। तो इतना पूरा न लिख के तुम लोग ऐसे लिख सकते हो, प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार अभी देखो बड़ी संख्या हमने y माना ना, तो y = 8x - 9। तो तुम डायरेक्ट जो है ऐसे लिख सकते हो, प्रश्नानुसार y = 8x - 9। पहला समीकरण तुम्हारा ये है, दूसरा समीकरण तुम्हारा ये। लेकिन ये जो समीकरण है, अब यहाँ पे देखो तुम्हें इसको सवाल को हल करना है। तो सवाल हल करने के लिए तुम जानते हो जो रेखीय समीकरण होता है दो चरांक वाले, उसका मानक रूप क्या है, ax + by = c। ये मानक रूप है, लेकिन ये मानक रूप में नहीं है तो इसको मानक रूप में लाओगे। तो मानक रूप में इसको लाने के लिए हम क्या करेंगे, ये y इधर ले लिए, 9 को इधर ले लिए। इसके लिए देखो यहाँ मानक रूप हो गया 8x - y = 9। तो इस तरह से हमारा ये दो समीकरण हो गया। फिर ये दोनों समीकरण को क्या बोला है, उचित पद्धति का उपयोग करके समीकरण हल करिए। मतलब पहले हमने क्या किया, कथन के आधार पर समीकरण बनाया, फिर समीकरण को उसको गणितीय भाषा में समीकरण के रूप में लिखे। फिर उसके बाद हम अब क्या करेंगे, समीकरण बन गया, अब उसको हमें हल करना है। हल करने के लिए निरसन करने की पद्धति पढ़े हो तुम लोग, तो उस तरह से उसको आगे हल करोगे, ठीक है। और फिर जो हल मिलेगा, हल अभी यहाँ पे देखो हल किए तो x = 5, y = जो 31 31। तो जो हल मिला तो वो हल अब क्या करें, क्योंकि x और y हमारा क्या है, x जो हमारी छोटी संख्या है, y हमारी बड़ी संख्या, तो इसमें x और y का मान रखना होगा। देखो कथन का सवाल है तो उत्तर भी कथन में आना चाहिए। इसके लिए क्या होगा, वे संख्याएं 5 तथा 31 है, 5 तथा 31 है। तो इस तरह से हमें कथन का सवाल दिया है तो हमें उसको जो है हल करते समय
कथन में ही, मतलब पहले उसको समीकरण बनाना, समीकरण को हल करना और उत्तर भी कथन में लिखना। अब हम देखो इसी पर आधारित 5.2 के सवाल हल करेंगे। पहला सवाल है, क्या बोला है, किसी लिफाफे में कुछ 5 रुपये के और कुछ 10 रुपये के नोट हैं। मतलब एक लिफाफा है, उसमें कुछ 5 रुपये के नोट रखे हैं, कुछ 10 रुपये के नोट, लेकिन कितने नोट हैं वो नहीं पता है। क्या बोला है, नोटों का कुल मूल्य 350 है, यानी सब जब नोट को गिन लेंगे तो 350 रुपये हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन में बोला। फिर क्या बोला है, 5 रुपये के नोटों की संख्या 10 रुपये के नोटों की संख्या के दुगने से 10 कम है। जो 5 रुपये के नोटों की जितनी भी संख्या होगी उसमें क्या बोला, जो 10 रुपये के नोट की जो संख्या होगी उसके दुगने यानी उसके 2 गुना में से 10 कम है। तो लिफाफे में 5 रुपये तथा 10 रुपये की कुल संख्या ज्ञात करो। तो ये हमें ज्ञात करना है। अब देखो यहाँ पर तुम्हें क्या बोला है, अब 5 रुपये और 10 रुपये के नोट निकालने हैं, कितने नोट हैं, लेकिन हमें पता नहीं, तो हम क्या करेंगे, एक को x मानेंगे और एक को y मानेंगे। तो हम कैसे लिखेंगे, माना 5 रुपये, यहाँ 5 रुपये बोला ना, 5 रुपये के जो है नोट उसको मानोगे x। तो कैसे लिखोगे यहाँ पे, माना 5 रुपये के, रुपीस मालूम है ना, इस तरह से लिखा जाता है, 5 रुपये के कुल नोट बराबर x और तथा 10 रुपये के कुल नोट बराबर y। पहले ये करोगे, x और y ले लिए समीकरण को। फिर अभी तुम्हें क्या बोला है कि जो 5 रुपये के नोटों की संख्या है वो 10 रुपये के नोटों की संख्या के दुगने से 10 है, और इसके अलावा ये भी कहा था ना कि कुल जो नोटों की संख्या है वो 350 है। तो कुल देखो नोटों का कुल मूल्य कितना, 350। तो हमने क्या किया, x 5 रुपये का नोट को x माना, 10 रुपये के नोट को y माना। तो यानी कि टोटल जो नोट हैं वो कितने हैं, 350 है। लेकिन ध्यान देना क्या बोला है, 5 रुपये के कुल नोट यानी 5x और 10 रुपये के कुल नोट यानी 10y बराबर 350। अभी हम उदाहरण में देखे थे तो वहाँ पे हमने डायरेक्ट x प्लस वाई लिखा था ना, क्योंकि वहाँ पे x प्लस वाई दिया था, क्योंकि वहाँ पे संख्या दी थी, छोटी संख्या बड़ी संख्या का योगफल बोला था, इसके लिए डायरेक्ट x प्लस वाई भी उदाहरण देखे हम। लेकिन यहाँ तुमको क्या बोला है, 5 रुपये के जितने नोट हैं, तो 5 रुपये के कितने नोट है, x नोट हैं, तो 5 गुणे उतने नोट, जैसे मान लो 5 रुपये के 10 नोट हैं, तो यानी 5 गुणे 10 करोगे तुम लोग ना, तो कितना मिला तुमको, 500। तो ऐसे यहाँ पे 5x प्लस 10y बराबर 350, ये हो गया समीकरण 1। इसको चाहो तो अगर छोटा करना चाहो तो 5 से भाग दे दो, 5 से भाग दे दोगे तो क्या हो जाएगा, ये x हो जाएगा, 5 गुणे 2 10 हो गया, 2y, और ये कितना हो गया, 5 गुणे 7 75 70। तुम चाहो तो ये समीकरण इसको 1 मानो, चाहो तो तुम 5x कॉमन निकाल के हटा के ये समीकरण 1 मानना, दोनों में से किसी एक को समीकरण 1 मानोगे। फिर आगे क्या बोला, जो 5 रुपये की नोटों की संख्या है वो क्या बोला है, इसके नोटों की संख्या से 10 रुपये के नोटों की संख्या के दुगने से 10 कम है। यानी कि तुम्हारा जो है समीकरण कैसे बनेगा, क्योंकि तुम्हें देखो 5 रुपये के कितने नोट हैं, 10 रुपये के कितने नोट हैं, 5 रुपये के 5x, 10 रुपये के 10y, और तुम्हें समीकरण 2 जो है वो क्या करना है, कैसे निकालोगे, तुम्हें दिया ना 5 रुपये के नोटों की संख्या 10 रुपये मूल्य वाले नोटों की संख्या के दुगने से 10 कम है। दुगना मतलब 2 गुना। तो इसके लिए हमें यहाँ पे कैसे समीकरण बनाना होगा कि जो 5 रुपये का नोट हमने कितना माना, x, ठीक है, क्या बोला है, 10 रुपये का नोट, 10 रुपये का नोट हमने क्या माना, y, उसके दुगने यानी 2 गुना में से 10 कम है, यानी कि -10, ठीक है। लेकिन ये हमारा समीकरण नहीं है, हमें इसको मानक रूप में लाना। मानक रूप क्या है, ax प्लस by बराबर c, 2 चरांक वाले रेखीय समीकरण का मानक रूप है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, इसको हम कैसे लिखेंगे, x
-2y इज इक्वल टू -10। ये हो जाएगा तुम्हारा समीकरण 2। अब इस समीकरण को हल करोगे। समीकरण को हम लोग जो चरांक समान करके हल करते हैं ना, तो इसको हल करोगे। उसे देखा जाए तो y का चरांक देखो दोनों में सेम है। y का चरांक अगर तुम देखोगे तो इसमें और इसमें दोनों में सेम है। तो उस तरह से जो भी है, तुम चाहे y का चरांक समान करो, y का चरांक देखो ऑलरेडी समान है, तो अगर ये में दोनों समीकरण को जोड़ते हैं तो हमारा 2y कट जाएगा। x और x जुड़ के कितना हो जाएगा 2x, और यहाँ -10 है तो 70 में से 10 घटा 60 हो जाएगा। तो 2x बराबर 60, तो x बराबर कितना हो जाएगा, उसको जो है हल करोगे तो x बराबर 30 आ जाएगा। ठीक है, तो इस समीकरण को हल करेंगे तो हमको मिलेगा। अभी देखो यहाँ पर इस समीकरण को हल किया गया है। समीकरण कैसे हल हुआ है, यहाँ पे माना 5 रुपए के नोट कुल नोट x हैं और 10 रुपए के कुल नोट y हैं। तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहला समीकरण बना। ये जो है तुम्हारा समीकरण क्या, 5 रुपए के नोटों की संख्या 10 रुपए के नोटों की संख्या के दुगने से कम है। तो यानी x बराबर क्या हुआ 2y - 10। पक्षांतर किए तो x - 2y इज इक्वल टू -10। ये हो गया एक समीकरण 1। और क्या बोला है कि कुल नोट जो है वो 350 है, यानी 5 रुपये के कुल नोट 5x प्लस 10y बराबर 350। तो मैं तुम लोग को बोली थी ना, इसको चाहो तो इसको शॉर्ट में करके भी तुम लोग हल कर सकते हो। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, 5 से भाग दे दिए तो x - 2y इज इक्वल टू जो है 5 से ये हल कर लोगे ना तो क्या हो जाएगा तुम्हारा x - 2y, ये यहाँ पे देखो x प्लस 2y इज इक्वल टू 5 से भाग दिए तो 70। ये तुम्हारा समीकरण 2 हो जाएगा। और समीकरण 1 क्या है, x - 2y इज इक्वल टू -10। अब देखो यहाँ पे माइनस का चिन्ह है या प्लस का चिन्ह है, तो ये दोनों कट गए तो क्या मिला 2x बराबर 60, क्योंकि ये माइनस है ना। तो x बराबर क्या हो गया 60/2, यानी x बराबर 30। x का मान 30 मिला। अब तुम्हारे पास देखो समीकरण 1 है, समीकरण 2 है, दोनों में से किसी में भी x का मान रखो, तुमको y का मान मिल जाएगा। और इस तरह से हमारा पहला सवाल हल होगा। तो तुम लोग जो है निरसन करने की पद्धति से हल करोगे। तो जब y का मान रखे, देखो यहाँ पे x का मान 30 रखा गया समीकरण में, तो यहाँ पे x - 2y इज इक्वल टू -10 था, तो x की जगह पे 30 लिखे, 30 प्लस 10 कितना हो गया 40, और ये 2y, तो y बराबर क्या होगा 40/2 यानी 20। तो y बराबर 20, x बराबर 30 हमको आंसर मिला था। लेकिन कथन का सवाल है तो आंसर भी कथन में होना चाहिए। तो इसके लिए लिखोगे आंसर, लिफाफे में 5 रुपए के 30 नोट और 10 रुपए के 20 नोट हैं। ये पूरा आंसर कथन के सवाल हैं, तो आंसर भी कथन में ही आना चाहिए। डायरेक्ट जो है केवल x बराबर 30 y बराबर 20 लिखकर स्टॉप नहीं करना, और अगर इकाई है तो इकाई भी उसमें लिखना। अब देखो दूसरा सवाल, इसी में आगे दूसरा सवाल क्या बोला है, किसी भिन्न का हर उसके अंश के दुगने से 1 अधिक है। भिन्न जानते हो, भिन्न क्या होता है, भिन्न जो होता है वो a/b यानी बटे के रूप में, जैसे मान लो 4/3, ये भिन्न हुआ। इसमें 4 क्या है अंश है और 3 क्या है हर है। जो बटे में लिखते हैं वो हर होता है और जो ऊपर लिखते हैं वो अंश होता है। तो यानी कि यहाँ पे क्या बोला है क्वेश्चन, किसी भिन्न का हर उसके अंश के दुगने से 1 अधिक है, तो उस भिन्न के अंश और हर दोनों में संख्या 1 जोड़ने पर, ध्यान देना दोनों में क्या बोला है संख्या 1 जोड़ने पर उनका अनुपात 1:2 हो जाता है, तो भिन्न ज्ञात करो। तभी पहले तो हमें क्या करना, भिन्न ज्ञात करना मतलब हमको एक अंश चाहिए और एक हर चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अंश को x माने, हर को y माने। तो हम क्या लिखेंगे, माना भिन्न का अंश बराबर x और हर बराबर y। तो भिन्न क्या हो गया तुम्हारा x/y। ठीक है, अब हमें क्वेश्चन में क्या बोला है, पहला कथन तुम्हें क्या बोला था, देखो पहला कथन क्या बोला, अंश के दुगने से जो हर है, हर क्या बोला है
देखो यहाँ पे पहला कथन, भिन्न का हर हमने क्या लिया है, y लिया ना, अंश के दुगने से, अंश यानी x लिया, x का दुगना यानी 2x, ठीक है, दुगने से क्या बोला, एक अधिक है, दुगने से एक अधिक है। तो देखो हमारा समीकरण क्या बना, अधिक बोला तो जोड़ दिया, y बराबर 2x प्लस 1। तो ये हमारा क्वेश्चन के अनुसार, पहले क्वेश्चन के अनुसार समीकरण बनाना, तो ये हमें प्रश्न में दिया था, तुम वहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हो प्रश्नानुसार, यहाँ पर तुम ऐसे भी लिख सकते हो प्रश्नानुसार। प्रश्न में दी गई पहली शर्त के अनुसार इतना बड़ा कथन न लिखकर प्रश्नानुसार लिखोगे तो भी चलेगा, अगर ये पूरा कथन लिखोगे तो भी चलेगा। लेकिन अभी हमारे यहाँ पे जो समीकरण है ये मानक रूप में है। मानक रूप क्या होता है, ax प्लस बी वाई बराबर c, मानक रूप में ये नहीं है, तो 2x को हम यहाँ लाए, मतलब ये y एक को उधर ले गए, 2x को इधर लाए, तो क्या हो गया, मानक रूप में लाए, 2x माइनस वाई बराबर -1, ये हो गया तुम्हारा समीकरण, ठीक है, पहला समीकरण। दूसरा क्या बोला, अभी दूसरी शर्त के अनुसार क्या बोला है, देखो यहाँ पे कि भिन्न के अंश तथा हर दोनों में संख्या 1 जोड़ने पर, जो अंश है अंश में 1 जोड़ोगे, हर में भी 1 जोड़ोगे, जब जोड़े तो उनका अनुपात 1/2, अनुपात यानी क्या होता है, ये 1/2 भिन्न के रूप में ये होता है। तो अभी क्या करोगे, इसको तिर्यक गुणा करोगे तो तुम्हें समीकरण मिलेगा। देखो यहाँ पे हल किया गया है, अब इसको यहाँ पर, ये तुम्हारा समीकरण है, अभी हमने दूसरी शर्त के अनुसार बनाया समीकरण, तो ये समीकरण है दूसरी शर्त के अनुसार। तो क्या मिला, 2x प्लस 2 इज इक्वल टू वाई प्लस 1। तो यहाँ पे पक्षांतर करोगे, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू वाई, मैंने कहा ना मानक रूप है ना, ax प्लस बी वाई बराबर c इस रूप में लाना है। यहाँ पे दूसरी शर्त के अनुसार को तुम प्रश्नानुसार भी लिख सकते हो, प्रश्नानुसार ये लिखोगे कथन, तिर्यक गुणा किए, फिर उसके बाद उसको मानक रूप में लाया, तो 2x माइनस वाई इज इक्वल टू -1, ये हो गया हमारा समीकरण 2। ऊपर हमारा समीकरण 1 था और यहाँ पे समीकरण 2 है। तो अब यहाँ पे देखो जो तुम्हारा समीकरण 1 है, यहाँ पर क्या मिला था, समीकरण 1 ध्यान से देखो, ये है हमारा समीकरण 1, समीकरण 1, ये है हमारा समीकरण 2। अब देख रहे हो समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों भी सेम है। जब इस तरह का अगर प्रश्न आया तब वहाँ तुम लोग लिखोगे, क्योंकि दोनों समीकरण सेम हैं, तो इसके हल अनंत होंगे, इसके हल क्या होंगे, अनंत हल होंगे, ठीक है। ये हमारा कौन सा सवाल है, ये हमारा 5.2 का दूसरा सवाल, मतलब अनंत हल होंगे, जैसे x का मान रखे तो y का मान मिलेगा, x का मान दूसरा कोई रखे तो, यानी अनेक हल मिलेंगे। तो कारण लिखना कि समीकरण 1 तथा 2 समीकरण समान हैं, इसके लिए इन समीकरण के अनंत हल होंगे, ठीक है। तो जैसे एक x का मान 1 रखे, हम लोग 5.1 में सवाल हल किए थे ना, x का मान रखे थे तो y का मान मिल रहा था, क्योंकि दोनों समीकरण सेम है तो हमको डायरेक्ट हल निकालना होगा। माना x बराबर 1 तो y बराबर क्या हो जाएगा, पक्षांतर करोगे तो y बराबर 3, तो भिन्न हमको भिन्न ज्ञात करना है ना, तो 1/3। फिर माना यहाँ पे देखो, फिर इन लोगों ने क्या किया, माना x का मान 2 तो ये मिलेगा, 3 माना तो ये मिलेगा, अनंत हल है। जैसे हम लोग 5.1 का दूसरा सवाल हल किए थे ना, 5 हल निकाले थे माना लेके, तो ये ऐसे हो जाए, क्योंकि दोनों समीकरण सेम है, तो जब दोनों समीकरण सेम है तो अनंत हल प्राप्त होते हैं। फिर अब देखो दूसरा सवाल, तीसरा सवाल क्या बोला है, प्रियंका तथा दीपिका की वर्तमान आयु का योगफल 34 वर्ष है। प्रियंका दीपिका से आयु में 6 वर्ष बड़ी हो तो दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात करो। तब यहाँ पे दोनों की वर्तमान, अब ध्यान से देखो क्वेश्चन क्या बोला है कि प्रियंका दीपिका की वर्तमान आयु का योगफल 34 वर्ष है। तो इसके लिए यहाँ पे क्या किया, लेकिन हमको दोनों की वर्तमान आयु मतलब क्या होता है, जो करंट चल रही, जो उस समय चल रही, उसको वर्तमान आयु बोलते हैं। तो इसके लिए क्या हुआ, प्रियंका की वर्तमान आयु x वर्ष है
दीपिका की वर्तमान आयु y वर्ष है। ठीक है, ये माना क्योंकि हमें उनके आयु नहीं पता, वर्तमान यानी करंट जो अभी चल रहा है, और पहले यानी जो पहले हो रहा था, जो बाद यानी बाद में होगा। वर्तमान यानी प्रेजेंट आयु, जैसे अभी इस समय हमारी कौन सी आयु चल रही है, वो वर्तमान आयु है। 2 साल पहले हमारी कितनी थी तो हमने 2 साल घटा दिया, 2 साल बाद कितनी है तो हम 2 साल जोड़ दिए, लेकिन अभी जो हमारी उम्र चल रही है उसको हम लोग कहते हैं वर्तमान आयु। तब यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोला है, पहला कथन क्या बोला है, दोनों की वर्तमान आयु का योगफल 34 वर्ष है, यानी कि योगफल जोड़ दिया, एक की आयु x है, दूसरे की आयु y है, तो x प्लस वाई बराबर 34 वर्ष। ये हो गया पहला शर्त। दूसरा क्या बोला है, यदि प्रियंका दीपिका से आयु में 6 वर्ष बड़ी है। ठीक है, प्रियंका क्या बोला है, दीपिका से 6 वर्ष बड़ी है, तो प्रियंका की आयु कितना x है और दीपिका की आयु कितना y, और वो दीपिका से 6 वर्ष बड़ी है, यानी y प्लस 6, तो यानी कि प्रियंका की ये आयु हो गई x इज इक्वल टू वाई प्लस 6। लेकिन क्या हमारा ये कथन जो है वो मानक रूप में है, नहीं, तो x माइनस वाई बराबर 6, y को पक्षांतर करोगे, देखो यहाँ पे ये समीकरण हल किया गया, तो ये हमको दूसरा समीकरण मिला, ये हमारा दूसरा समीकरण, ये हमारा पहला समीकरण। ठीक है, अभी दोनों को हल करेंगे, तो दोनों को हल किए तो देखो यहाँ पे 1 और 2 को जोड़ने पर, क्यों जोड़ा गया, दोनों का y चरांक देखो समान है और चिन्ह जो है दोनों के विपरीत हैं, इसके लिए जोड़ दिया। जब चिन्ह सेम होता है तो घटाते हैं, लेकिन अगर चिन्ह दोनों का विपरीत है तो जोड़ते हैं। y और y कट गया, 2x बराबर 34 प्लस 6 कितना मिला, 40। पक्षांतर किए तो हमें क्या मिला, देखो 2x बराबर 40 यानी x बराबर 40/2, तो x बराबर 20, तो x का मान हमको 20 मिला। अब जो x का मान मिला वो तुम किसी भी समीकरण, तुम्हारे पास 2 समीकरण है, समीकरण 1 है और समीकरण 2 है, किसी एक में रखो। प्रतिस्थापित करने पर, तुम लोग प्रतिस्थापित करने पर के बजाय ऐसे लिख सकते हो, x बराबर 20 मान, समीकरण 1 में x बराबर 20 मान रखने पर, ऐसे भी लिख सकते हो। प्रतिस्थापित करने पर के बजाय मान रखने पर ऐसे भी लिख सकते हो, लेकिन एक्चुअल में प्रतिस्थापित ही बोलता है क्योंकि हम उसमें स्थापित कर रहे हैं ना, इसके लिए। लेकिन अगर मान लो ये शब्द याद नहीं है तो तुम लोग लिख सकते हो मान रखने पर। तो 20 प्लस वाई इज इक्वल टू 34, एक्स की जगह पे 20 लिखा गया। पक्षांतर करोगे तो 34 माइनस 20 कितना हुआ, 14, तो y इज इक्वल टू 14, y का मान 14, x का मान हमको 20 मिला, y का मान हमको 14 मिला। लेकिन हमारा सवाल जो था वो कथन में था, तो हमारा उत्तर भी कथन में आना चाहिए। तो उत्तर क्या होगा, प्रियंका की वर्तमान आयु 20 वर्ष तथा दीपिका की वर्तमान आयु 14 वर्ष। ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने प्रियंका की आयु x माना था ना, तो x 20 मिला है और दीपिका की आयु को y माना था, तो y 14 वर्ष। तो इस तरह से हमारा 5.2 का पहला, दूसरा, तीसरा सवाल हल हुआ है। ध्यान से जो भी तुम्हें कथन दिया है, जो भी प्रश्न दिया है, कथन पढ़ना, कथन को ध्यान में रख के समीकरण बनाना और समीकरण बनाने के बाद उसको हल करना। हल करने के लिए हम लोग 5.1 में पढ़े थे कि चरांक को समान करके, उसे गुणांक समान करके उसको जोड़ना या घटाना करना होता। वो चिन्ह देख के हम जोड़ना या घटाना करेंगे और समीकरण का हल निकालेंगे। लेकिन x का मान, y का मान निकालने के बाद हमें कथन में आंसर बताना है। कथन के सवाल हैं तो कथन में आंसर होना चाहिए। ध्यान से पढ़ोगे कथन तो तुम्हें समीकरण मिल जाएंगे। सवाल जो होते हैं उसको ध्यान से पढ़ना, 2-3 बार पढ़ना, समझ में आ जाएगा, क्योंकि सवाल में ही उत्तर छिपा होता है, तो इसके लिए उसको ध्यान से पढ़ना। ठीक है, तो इस तरह से हमारा 5.2 आज कंप्लीट होता है। थैंक यू।